Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. डिजिटल होने से सिस्टम तो करेक्ट नहीं हुआ है ना, सिस्टम में खामियां कहीं ना कहीं अभी भी है। सो यस, कागज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉनसेंस में भी सेंस होता है। बड़ा बहुत ही कठिन काम है अभिनय। मैं ऑफ कैमरा बहुत बोरिंग आदमी हूँ, बहुत ही शाई व्यक्ति हूँ। मैं बोला मेरे को टॉप पे जाना है, तो उसने बोला कि आप ऑलरेडी टॉप पे हैं। मैं बोला नहीं, मुझे टॉप के भी टॉप पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लेटेस्टली, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। लेकिन इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी आपसे शिकायत है, उसका अगर समाधान हो सके तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सर, आप लगातार आपके इंटरव्यू में कह चुके हैं और कहते रहे हैं कि भाई मैं काफी ज्यादा बात कर रहा हूँ, मैं प्रवचन काफी ज्यादा हो गया, लेकिन काफी संख्या में लोग हैं ऐसे, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु वांट्स टू लिसन टू यू मोर मोर एंड इवन मोर। So why don't you emerge as someone who influences people as bator influencer totally, not just an actor, because you have been saying as a performer one has to use his imagination as well as life experiences to become a fine actor, but to become an influencer, to become a philosopher, you just have to use your life experiences जो आपके पास इतने ज्यादा हैं सर। तो कभी इस बारे में सोचा है, इस दिशा की, इस रुख में कभी ध्यान दिया है? आप बोल रहे हो कि बतौर इन्फ्लुएंसर भी उसका इस्तेमाल करूं। मैं समहाउ उसको अपने किरदारों के थ्रू करता हूं इस्तेमाल, और कई बार मैं थोड़ा स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाके स्क्रिप्ट में जगह ढूंढ के जो बातें मुझे कहनी है मैं कह देता हूं। जो मैं बातें शायद इंटरव्यू में कहता वो वहां कह देता हूं मैं सीन में। तो चलते चलते मतलब जैसे पिछले दिनों शकीला फिल्म आई थी। शकीला फिल्म में मैं एक सुपरस्टार का रोल कर रहा था, तो एक जगह मैं सीन में बोला कि यार मैंने इम्प्रोवाइज कर दी कि सीढ़ी कहाँ है। तो वो डायरेक्टर बोला सर सीढ़ी सीढ़ी क्यों चाहिए? मैं बोला मेरे को टॉप पे जाना है। तो उसने, मैं ही सीन क्रिएट किया था, तो उसने बोला कि आप ऑलरेडी टॉप पे हैं। मैं बोला नहीं, मुझे टॉप के भी टॉप पे जाना है। सो ये जो हमारे अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर लोग जो हैं हमारे समाज में, उन्होंने भर दिया है कि हर बच्चे को टॉप पे जाना है। अबे टॉप पता ही नहीं है किधर है, कहाँ है टॉप। मतलब तुम रात को अच्छी नींद आ जाए और तुम खुश हो, इससे बड़ा टॉप कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मतलब जिसके पास 50 लाख वाली कार है वो 60 लाख वाली कार से परेशान है। 60 लाख वाले को चॉपर खरीदने का मन है, चॉपर वाले को 20 सीटर एरोप्लेन चाहिए। तो टॉप किधर है जहां जाके रुक जाओगे? टॉप अनंत है। सो मैं जो प्रवचन करता हूँ वो लाइफ में भी करता हूँ, सिनेमा में भी करता हूँ, और चुपके से करता हूँ। सिनेमा में उसको मैं इन्फ्लुएंसर के तौर पे और प्रवचन के तौर पे नहीं करता हूँ, वहां एक किरदार के आड़ में कर लेता हूँ कभी कभी। और बस बट मेरा सेम टाइम मैं बड़ा मानना है कि वो सैटारिकल होना चाहिए, और उसकी एक नहीं 2-3 मीनिंग होनी चाहिए किसी भी बात की। किसी भी बात का 2-3 मीनिंग होता है, एक नहीं होता है। और वो डिपेंड है ऑडियंस पे कि आपने उसको सटायर में लिया, कॉमेडी में लिया, नॉनसेंस में भी सेंस होता है। जी जी। सो मैं नॉनसेंस में भी सेंस लाता हूँ। खैर, फिर प्रवचन देने लगा। आई एम ऑल इयर्स, आई एम ऑल इयर्स सर। बट ऑफ कोर्स अगर बात आप कर रही है कॉमेडी की, टू ड्राइव सेंस, टू डिराइव सेंस आउट ऑफ नॉनसेंस इवन, और बात हो रही है अगर ये डार्क कॉमेडी की, तो बात कागज की होना लाजमी है। ये जो आपकी फिल्म है जो ZEE5 पर आने वाली है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसके किरदार के बारे में बताएं। कॉमन मैन की अनकॉमन स्टोरी। मैं जानता हूं आप अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि even as an actor you have to do something differently, but when you portray a character of a common man where the story is uncommon, तो उस स्पेस में अनकॉमन चीजें कैसे लाई जाए और आपने ये कैसे किया? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यही तो खासियत है कि दुनिया में जितने लोग हैं ना, वो चाहे कॉमन मैन हो या अनकॉमन मैन हो, या जीनियस हो या पढ़े लिखे हो, किसी कंपनी के CEO हैं या किसी प्लांट में काम करने वाले लेबरर हैं, दरअसल हम सब अनकॉमन हैं, हम सब यूनिक हैं। कुछ ऐसी चीज आप में है जो पूरे संसार के किसी दूसरे में नहीं है। बस वो हम जान लें कि हमारा यूनिकनेस क्या है। सो यस, बहुत मेरे टाइप का किरदार था। मैं लैंग्वेज, लैंडस्केप, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्लेक्स जो आजमगढ़ का है, मैं खुद उधर का हूं, तो मैं सब जानता हूं।
सो मेरे लिए अनकॉमन इसमें लाना यही चुनौती थी कि यार इतना सब कुछ कॉमन है, इसको कैसे करूं अलग। और आप फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कुछ अनकॉमन है। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है एक आध जगह पे इस फिल्म में, कि मैं इमोशंस को ना, मैं शब्दों के थ्रू नहीं, मैं बॉडी के थ्रू दिखा रहा हूँ। हम आम तौर पे इमोशन दिखाने के हमें लगता है दो जरिया है, या तो हंसोगे खुश होगे, या दुखी होगे तो रोओगे। तो यानी कि टीयर्स और स्माइल या लाफ्टर, ये दो इमोशंस हैं जो बड़े लाउड हैं, जो दिखते हैं आंखों से, चेहरे से। जी मैंने इस फिल्म में एक आध जगह इमोशन दिखाने का प्रयास की है इंटायर बॉडी से, लाफ्टर से नहीं, आंखों से नहीं। देखते हैं लोग कितना नोटिस करते हैं उस बात को। and you सो also said खैर ये बोलना मैंने क्यों बोल yes दिया sir. मुझे पता नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। मैं जो काम करता हूँ बोलता बताता नहीं हूँ। मुझे लगता है ऑडियंस को अगर नोटिस करना है तो कर ले, नोटिस नहीं की तो भी कोई बात नहीं है। सो मेरे लिए मेरा सटायर जो है वो सटायर किसी के लिए कॉमेडी हो सकता है, किसी के लिए सटायर हो सकता है, किसी के लिए बोरिंग हो सकता है, और तीनों सही हैं। जिसका जो जैसे ले ले। खूबसूरत पेंटिंग का यही काम है कि 100 लोग देखें तो 100 उसके इंटरप्रिटेशन निकले। जी जी, और शायद भगवत गीता का भी यही सार है। यस जी ये बताएं, you said in a statement that your character in this one is quite different from your earlier ventures, and at the same time you are very happy to be a part of this inspiring story. So इसमें आपके कैरेक्टर को कैसे डिफरेंट बताया गया है, कैसे डिफरेंट दिखाया गया है, और ये स्टोरी इंस्पायरिंग क्यों है, कैसे? इंस्पायरिंग देखो जी, हम सब आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हम हैं और हमारा होना दूसरों को पता चले। मैं शायद एक्टर इसीलिए बनने गांव से आया ना, कि पंकज त्रिपाठी नाम का एक लड़का एक गांव में पैदा हुआ, एक साधारण परिवार में। एक्टर बन जाऊंगा तो सब जान जाएंगे मेरे नाम को कि मैं हूं। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा कामयाब एक्टर बना तो ये भी जानेंगे मैं कहाँ से हूँ, और फिर लोग ये भी जानेंगे मैं किसके घर से हूँ, मेरे पिताजी कौन है, और फिर लोग ये भी जानेंगे कि मेरे बेटा जी कौन है। सो हम आइडेंटिटी, पहचान और वजूद, एग्जिस्टेंस, इसकी लड़ाई में लगातार लगे रहते हैं। ये कहानी उसी की है कि एक व्यक्ति 17 साल अपने होने के लिए लड़ता है कि मैं जीवित हूं, मरा नहीं हूं। और लड़ाई भी किससे? सिस्टम से, सिस्टम में बनाए हुए एक पेपर से। सो इसलिए इंस्पायरिंग कहानी है ये, कि वो 18 साल उस व्यक्ति ने लड़ा, और हम सब डेली बेसिस पे रोज कुछ ना कुछ किसी न किसी मामले में लड़ रहे होते हैं, जो हमारे पहचान से, हमारे वजूद से, हमारे होने से रिलेटेड है, हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। यही है सर। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं इस स्टोरी के जरिए, कागज, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस का भी मामला है इधर, तो महज कागज इंसान के ऊपर हावी होना चाहिए, लेकिन ये भी जानना जरूरी है एक कागज की वजह से सिस्टम भी आती है। तो कहीं भी आप कौन से भी देश में जाओ जहां पर प्रगत राष्ट्र हैं, आप कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, इंडिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर होता है यहाँ पर, तो कागज के वजह से कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकनेस, एक अलाइनमेंट भी आती है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हर टाइम इंसान का कागज के ऊपर हावी होना जरूरी नहीं हो सकता। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ कि देखिए जी, सिस्टम जो है वो उसके लिए कागज और कागजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम, हमारा कोई भी सिस्टम हो, हम समय टू समय हम एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारे सिस्टम में मौजूद खामियां हैं उसको हम दूर कर लें, कि अगले 5 सालों में हम इतना रिफॉर्म कर लें। किसी ने पिछले दिनों सवाल किया, अब तो डिजिटल हो गई है दुनिया, सो अब तो पेपर की गड़बड़ी के चांसेस नहीं, आप घर से करेक्ट कर सकते हो जी। सो मैं बोला हाँ, वो तो करेक्ट कर सकते हो, बट डिजिटल होने से सिस्टम तो करेक्ट नहीं हुआ है ना। सिस्टम में खामियां कहीं ना कहीं अभी भी है, किसी और लेवल पे मौजूद हो। तो ये तो हमारी पूरी लड़ाई है कि हम अपने आप को, अपने सिस्टम को, क्योंकि इसी समाज के लोग सिस्टम में जाते हैं, और हम ये तो बोल नहीं, ये कहना बड़ा ये अनुचित होगा कि हम एकदम परफेक्ट हैं। हम सब में कमियां हैं, और जब हम में थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो हम अपनी कमियों को सुधारते हैं। वैसे ही एक संभावना है कि सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, उसको सुधारा जाए। सो यस, कागज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो सिस्टम के लिए कागज का होना जरूरी है। और वो सिस्टम कैसे चलेगा, ये भी चीज एक कागज पे लिखी गई है। सो ये वाइस वर्सा है कि
लेकिन यस, इस कॉम्प्लिकेसी आपने खुद ही बोला कि हम बाकी प्रगत राष्ट्र और हमारे देश में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ चुनौतियां, कठिनाइयां, समस्याएं, जनसंख्या बहुत है। सो बट यस, हम सेम टाइम हम ट्राई तो करते हैं ना कि हम और बेहतर कैसे हों और चीजें आसान और सुविधाजनक कैसे हो। हमें ग्रोथ भी करना है और हमें पर्यावरण को भी बचाना है। हमें कोयला भी चाहिए और हमें जंगल को बचाना भी है। हमें उत्खनन करना भी है, माइनिंग करनी भी है लोहा के लिए, क्योंकि ब्रिज बनाने हैं। और हमें उस जंगल को बचाना भी है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को हवा मिल पाए जी। सो ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से है और रहेगा। और हमारी ड्यूटी है कि इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बना के अगली जनरेशन को दें, कि वो एटलीस्ट हमें तो याद करें कि हमारे पूर्वज जो थे इस संसार में बेहतर हवा, बेहतर पानी हमारे लिए बेहतर सुंदर बना के दिए हैं। खैर, सवाल कहीं और की थी, आंसर कहीं और नहीं दे नहीं रहा हूँ। सर, एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको रीजन क्या है। इन्हीं चीजों के बारे में आप बात कर रहे थे, ये सारे एलिमेंट्स आप डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन एज वेल। पिछले मार्च, अप्रैल, मई में सारे आपके इंटरव्यू में इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं इस पैंडेमिक से, बतौर इंसान, बतौर परफॉर्मर, बतौर कम्युनिटी, एज अ रेस, एज अ ह्यूमन बीइंग। अब जब लॉकडाउन ईज हो रहा है, सारी चीजें आई होप बैक टू स्क्वायर वन आ रही है, क्या हमने रियली कुछ सीखा है इससे, और आर वी रियली बैक टू स्क्वायर वन? कुछ भी नहीं सीखे हैं, जैसे थे वैसे ही? आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते मुझे हैं इन चीजों को? मुझे मुझे बाकियों का तो पता नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और मैंने यही सीखा है कि अब भाई मैं जहां भी बात करूंगा वहां एटलीस्ट मेरे बात में मैं थोड़ी अवेयरनेस को लेके बात जरूर करूंगा, और खासकर पर्यावरण और नदियों को। मैं अभी गांव गया था, मैं अपने गांव में नदियों, मेरे घर के पीछे एक नदी है, उसकी स्थिति देख के मुझे दुख हुआ। कई जगह पे दिखा यदा कदा यहाँ वहां नदी में लोग घर बना रहे हैं, किनारे, ऑफ कोर्स नदी के किनारे जो प्राइवेट लैंड पे। बट मुझे लगा यार इनको चिंता नहीं है कि ये पानी की जरूरत हमारी अगली पीढ़ी को भी होगी, जो उस घर में बच्चा पैदा होगा और उसके बाद का जो बच्चा पैदा, उसको भी पानी चाहिए होगा। सो हमारे घर का पानी ना सूखे। हमारे यहाँ बोरवेल में, लैंड में पानी बहुत है, बिहार में, नॉर्थ बिहार में 50-60 फीट पे पानी मिल जाता है। बट पिछले 2 साल पहले मई महीने में वहां का भी वाटर लेवल नीचे चला गया था। ओके। सो हम तो मैं खैर, मैं क्या बोल रहा था, मैं वो थोड़ा यही सीखा हूँ कि मैं नेचर को लेकर मैं खुद अवेयर हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ लोगों को जागरूक करूँ अपनी बातों से, कहानियों से, कि भाई हम थोड़ा नेचर का सम्मान करना चालू करें और को एग्जिस्टेंस सीखें, कि हमें प्रकृति के साथ कैसे रहना है, कि हम उसका कितना दोहन करें, कितना इस्तेमाल करें और कितना प्रोटेक्ट करें। क्योंकि एंड ऑफ द डे हवा ही सांस लेंगे, मतलब ऑक्सीजन दुकान में नहीं बिकता है, वो पौधे से ही आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पंकज जी, मुझे पता नहीं ये सवाल मैं कैसे पूछने वाला हूँ, कैसे फ्रेम करने वाला हूँ, लेकिन जब हम अच्छे डांसर को देखते हैं डांस करते वक्त, कोई कहते हैं ना कि ही और शी इज डांसिंग लाइक ए ड्रीम, तो बहुत एफर्टलेस दिखता है वो, और किसी को भी डांस करने का मन होता है क्योंकि वो एफर्टलेस दिखता है। वैसे ही कुछ चीज आपके एक्टिंग के साथ होती है, जब आप स्क्रीन पर होते हैं तो इतने ईज के साथ परफॉर्म करते हैं कि लगता है कि एक्टिंग दुनिया की सबसे बहुत आसान चीज है। लेकिन आपने लगातार इस चीज पर गौर किया है और इस पर स्ट्रेस किया है कि नथिंग इज एफर्टलेस, इवन इन एक्टिंग नथिंग इज एफर्टलेस। तो ये बताएं कि मतलब महज के तौर पर, मतलब इंस्टेंस के तौर पर आपको एक उदाहरण देना हो, तो आपने ये भी कहा था कि मैं किसी एक्टर से मिलता हूँ, सुबह 8 बजे उनसे मुलाकात हो रही है और उसके बाद सीन शुरू हो रहा है, तो कैसे ईज हो सकती है? ईज तो हो ही नहीं सकती। बतौर आप जब इंटरव्यू देते हैं, अब आप मेरे सामने हैं, तो कितने ईज में रहते हैं? इज दिस रियल पंकज जी, और इज दिस द स्टाइलाइज्ड वर्जन? आपके ग्लासेस हैं, आपके पास कोट है, आप एक स्टाइलाइज्ड नहीं, वर्जन में बैठे हैं? मैं ये आपके पहले 2 इंटरव्यू किया हूँ टी शर्ट में, सो मैं बोर हो गया, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा लुक चेंज करते हैं। तो इसी टी शर्ट के ऊपर मैंने एक देखा लिनन का, बहुत दिन से ना ये कोट पड़ा था। मैंने नेहरू प्लेस दिल्ली में बहुत बढ़िया मार्केट है लिनन कपड़ों का, सो वहां से लाया था, बनवाया था, कभी नहीं पहना हूँ। तो मैं बोला कि पहन लेता हूँ, सो मैं पहन ये भी लिया। यस, एक किस्म का किरदार हो जाता है जब आप इंटरव्यू देते हो, और इज यस, दिस यू यस। 100%? मैं ऑफ कैमरा बहुत बोरिंग आदमी हूँ, बहुत ही शाई व्यक्ति हूँ, बहुत ही, जब तक किसी से मिला नहीं हूँ तब तक
तो ऑफ कैमरा मैं थोड़ा असहज व्यक्ति हूँ। मैं कल अब सोच रहा था, अपनी बीवी से बात भी कर रहा था कि जैसे कैमरा शुरू होता है तो मुझ में एक सहजता आ जाती है। तो लेकिन अब इंटरव्यू में तो मैं कोई कैरेक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही को प्ले कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। बट यस, शायद ये कैमरे की खासियत है कि कैमरा चालू है तो मैं ईज में आ गया हूँ। कैमरा बंद होते, अगर कैमरा नहीं होता तो हमारी बातचीत, तो मैं 20 मिनट नहीं आपसे बात कर पाता। मैं क्या बोलता, मैं थोड़ी देर बाद चुप हो जाता कि मैं क्या बोलूं। और आप पूछते तो मैं बोलता भाई मेरे अब हो गया ना कि इंटरव्यू लोगे क्या। लेकिन चूंकि अब आप इंटरव्यू ही ले रहे हो तो मुझे बोलना है। मैं इस समय, मेरा टास्क है, ड्यूटी है, मुझे बोलना है, आपके सवालों का उत्तर देना है। और कैमरा चालू है तो शायद वो मेरा पता नहीं, वो एक्टर या वो जो सेंस पीछे कहीं ना कहीं या ऑन है, कहीं ना कहीं है, जो मतलब पता नहीं। बट नो नो नो, आई एम नॉट प्लेइंग एनी कैरेक्टर। मैं कोई अभी किरदार नहीं कर रहा हूँ, मैं हूँ। सो बट यस, मैं जितना इंटरेस्टिंग कैमरे के सामने आपसे इंटरव्यू में साउंड करता हूँ, शायद मैं उतना इंटरेस्टिंग व्यक्ति नहीं हूँ। सो ये क्या गणित है, मतलब एक किरदार के पीछे छुप जाना और एट द सेम टाइम वो किरदार आपको एम्पावर भी करना, ये बैलेंस कैसे नहीं, होता है? किरदार के अंदर छुप जाना नहीं। मैं देखो, आप हम जिंदगी में इंटरव्यू में भी अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए। वो या तो जिंदगी का अनुभव चाहिए, या तो किताबें पढ़ा हूँ। तो वो तो है ही। वो बगैर जीवन के अनुभव, किताबों का ज्ञान या घाट घाट का पानी पिए बगैर मैं इतनी देर तक बात भी नहीं कर सकता हूँ। वरना आप सवाल करोगे और मैं बात किसी और चीज का कर लूंगा। तो मैं तो बहुत एक्टिंग की कम बातें करता हूँ, जिंदगी की फिलॉसफी की, यात्रा की बातें ज्यादा करने लगता हूँ। बट यस, पता नहीं, मैं अपने को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने बारे में रोज जान रहा हूँ, खोज रहा हूँ। पूरी जिंदगी यही है, अपने आप को एक्सप्लोर करना, जानना, बस। जो मैं आज कह रहा हूँ हो सकता है मैं कल गलत हो। आज का ट्रूथ कल ट्रू हो, ये जरूरी नहीं। मेरा आखिरी सवाल, इस फिल्म में बहुत ही एक वो मोमेंट है जहां पर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई, लेकिन काफी सटल भी है। मैं जानना चाहता हूँ ये कहाँ से आता है, मतलब कोई तो आपको बोलता है आपके बगल में नहीं बैठना चाहता, आप अछूत है क्या, तो आप बोलते हैं, मैं अछूत, आप अछूत नहीं हो, आप भूत हो। तो इमीडिएटली आफ्टर दैट आपकी जो रिएक्शन है वो अद्भुत है। तो ये जो रिएक्शन आती है वो कौन से स्पेस से आती है? ये इज दिस मोर ऑफ बीइंग इन द सेंटर, एब्सोल्युटली अनअवेयर है, एब्सोल्युटली लॉस्ट है, या हाइपर कॉन्शियस है, या इसके बारे में सोचना ही वो नहीं? बहुत कहाँ से आती है? बहुत ही कठिन काम है अभिनय। हम कर रहे होते हैं, हम प्लान कर रहे होते हैं, हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, हम गाइड कर रहे होते हैं, एंड हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो एक्टिंग, अभिनय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन भी मैं हूँ, टायर भी मैं हूँ, ड्राइवर भी मैं हूँ, और मैप भी मैं हूँ। सो टफ काम है। सो यस, कैरेक्टर की ट्रेनिंग, प्रिपरेशन कम वक्त लगता है, एक्टर के प्रिपरेशन में बहुत वक्त लगता है। तो वो है वो बहुत ही मेरे जीवन का है। वो बोलता है, हंस देता है कोई, तो उसकी हंसी को मैं रिप्ले करता हूँ, है। वो समहाउ कहीं मेरे गांव का है, मेरे गांव से आया होगा, पता नहीं। मैं प्लान करके नहीं करता हूँ एक्टिंग में कि ये सीन में ऐसा करूंगा। वो इम्पल्स उसी वक्त होता है। बट उस वक्त मैं एटलीस्ट 3 to 4 फ्रंट पे काम कर रहा होता हूँ। जो मैंने पहले बोला कि मैं परफॉर्मर हूँ, मैं गाइड फोर्स हूँ, मैं डिसाइडिंग फोर्स हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ उस वक्त। वो एक्शन और कट के बीच का मोमेंट होता है, वो बहुत ही अलग चीज है। वो मेडिटेशन है, वो पता नहीं क्या है। मैं मेडिटेशन बोल के भी उसको नाम नहीं दे पाऊंगा। वो कुछ है, और वो कुछ क्या है उसके बारे में जानना भी नहीं है। जब तक दुकान चल रही है, गाड़ी चल रही है, चलने दो, देखते हैं। और क्या चल रही है गाड़ी सुपरसोनिक स्पीड से, जो भी आप कर रहे हैं आपको पता नहीं है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप मैजिक कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट दैट यू हैव बीन गिविंग अस, काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू हैव बीन गिविंग अस। होपफुली दैट विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू दोस्त, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, पता तो होता है, बट क्या है ना, क्राफ्ट एक ऐसा पहलू है कि जिसके बारे में बहुत से ऐसी तकनीकी चीजें हैं, तकनीकी बातें हैं, जो मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगा, और शेयर करूंगा भी तो बहुत बोरिंग लगेगी। प्रोसेस बहुत कमाल नहीं होता है। हम जो सिनेमा व्यूअर्स जो देखते हैं वो एंड प्रोडक्ट देखते हैं। जी।
एडिट होने के बाद, मिक्स होने के बाद, साउंड होने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट है परफॉर्मेंस का। लेकिन जो प्रोसेस है ना एक परफॉर्मिंग आर्ट का, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है एक कॉमन मैन के लिए। एक लर्नर के लिए हो सकता है जिसको इंटरेस्ट हो, रुचि हो, बट एक कॉमन व्यक्ति की, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्राफ्ट पे या बहुत ज्यादा प्रिपरेशन पे और उस प्रोसेस पे बातें नहीं करता हूँ। और वो कई बार भ्रम भी पैदा कर सकती है, कंफ्यूजन कर सकती है। अगर कोई एक्टिंग स्टूडेंट हमारी बातों को सुने और तो वो हो सकता है कि उसको मैं और कॉम्प्लेक्स में और कंफ्यूजन में डाल दूं इन बातों को करके। ठीक है दोस्त, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया आपके सवालों जवाबों के लिए, शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं डरा हुआ था कि बैटरी ना चली जाए, बट साथ दे दिया। थैंक यू आपके साथ के लिए, थैंक यू। शुक्रिया दोस्त, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।